सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पिछली जो हमने वीडियो बात करी थी वो करी थी पंजाब समस्या के ऊपर। आज की जो हम वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं वो आए हैं पूर्वोत्तर की समस्या। जो हमारे ईस्ट के एरियाज हैं, ईस्ट के राज्य हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं पेपर में पूछे जाता है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पूर्वोत्तर की क्या समस्याएं हैं और पूर्वोत्तर के बारे में जानते हैं। बच्चों, पूर्वोत्तर यानी कि जो हमारा ईस्टर्न एरिया है उसकी जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात करें तो उसमें काफी प्रबल रही हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब ये होता है कि उस एरिया से संबंधित लोगों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं और वो उनको मनवाने का काम जो है करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनकी इच्छाओं को पूर्ति हो। वही जो है हमारी क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहलाती हैं। तो पूर्वोत्तर में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी वो काफी प्रबल हुई। इसमें अगर बात करें तो पूर्वोत्तर में हमारे 7 राज्य आते हैं और इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसमें देश की 4% आबादी रहती थी और काफी ज्यादा आबादी भी रहती थी यहाँ पे। इस क्षेत्र की जो सीमा है वो चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर में बड़े स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। 1963 में नागालैंड बना, 1972 में मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, मेघालय बना, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो है पूर्वोत्तर राज्य में जो है राज्य का पुनर्गठन हुआ और राज्य को पूर्ण राज्य की दर्जा देने की बात की गई। 1947 के बाद जब हम लोग आजाद हुए तो पूर्वोत्तर की जो एरियाज था वो अलग थलग पड़ा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वोत्तर की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान नहीं था। यही कारण है कि विकास पर वहां ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और साथ ही इनकी जो सीमाएं हैं वो पड़ोसी देशों से लगती थी। तो वहाँ जो पड़ोसी देश है वहां से जो है आवागमन की समस्या को भी यहाँ पे देखा गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्वोत्तर के एरिया में पड़ोसी देशों से लोग आ रहे थे, जो कि एक समस्या का बहुत बड़ा कारण बना हुआ था। अगर हम बात करें तो यह इलाका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था और यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, संचार व्यवस्था की बात करें तो भी काफी लचर थी। कुल मिला के अगर जो हमारा पूर्वोत्तर के एरिया है वो भारत से कहीं ना कहीं कटा कटा सा था और उस स्थिति पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिस लेवल पे देना चाहिए था। अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर के संबंध में पेपर में क्या आता है, तो पूर्वोत्तर के संबंध में 3 मुद्दे थे जिन पे हम बात करेंगे और वही पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1, पूर्वोत्तर में जो है स्वायत्तता की मांग की गई। स्वायत्तता का मतलब होता है अपने आप को अलग रख के देखना, अपने एक अलग राज्य का निर्माण करना, अपना एक अलग वर्चस्व बनाए रखना। ये इसकी जो मांग की गई थी 1970 के दशक में की गई थी। फिर इसी एरिया में हम बात करेंगे अलगाववाद की। अलगाववाद आपको पता है कि जब कोई एरिया के लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं तो वो अलगाववाद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप मान लीजिए कि जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग की गई थी, वही एक अलगाववाद का एग्जाम्पल है। उसी तरह से ईस्टर्न एरियाज में भी जो है अलगाववाद की बात की गई, अपने को भारत से अलग करने की बात की गई, उसके बारे में जानेंगे। फिर जो तीसरी समस्या है वो है बाहरी लोगों की विरोध, यानी कि जो इस एरिया में जो है बाहरी लोगों का आवागमन था, तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया। तो आइए जानते हैं तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वायत्तता की मांग। बच्चों, आपको पहले भी पता है कि स्वायत्तता की मांग का सीधा सा मतलब होता है अपने को विशेष रूप से अलग करना या पर्सनल ऑटोनॉमी देना। कहने का तात्पर्य ये क्या है कि एक राज्य है तो उससे अलग हटके दूसरा राज्य बना लेना और अपने आप को अलग से आजादी लेना, ये जो है स्वायत्तता कहलाती है। पहली समस्या की अगर बात करें तो ये गैर आसमी लोगों से संबंधित थी। उनको लगता था कि उन पर जो है असमी भाषा जो है लादी जा रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो गैर आसमी लोग थे उनको लगता था कि उनके ऊपर जो है आसमी भाषा जो है वो क्या करी जा रही है, लादी जा रही है। तो इनके जो इन्होंने जो है इसका विरोध किया और यहाँ तक कि दंगे वगैरह भी हुए, मतलब बड़े स्तर में मारकाट हुई। बड़े नेता अपने आप को असम से अलग करना चाहते थे, यानी कि स्वायत्तता की मांग उठने लगी। वो चाहते थे कि असम से अलग हटके जो है उनका राज्य को बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाई, जो 1960 में ऑल इंडिया ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। नेताओं की मांग पर जो है चूंकि दबाव बनाया गया, दंगे हो रहे थे, उस स्थिति में अलग राज्य की जो लगातार मांग उठ रही थी उसके लिए फिर बाद में उस पर हल निकाला गया और नेताओं की मांग पर जो है अलग जनजाति राज्य मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बने।
और बाद में त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि गैर आसमी लोगों के द्वारा असम से हटने की मांग की गई, और जब उनके द्वारा बहुत अति कर दी गई तो कुछ एरियाज को अलग करके अलग राज्य बना दिए गए। दूसरी क्या मांग थी? दूसरी जो थी वो असम की करबी और दिमसा समुदाय ने अलग राज्य की मांग की। देखा बच्चों, मतलब यहाँ स्वायत्ता की मांग लगातार चलती रही, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन भी चलाए, और विद्रोही कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अब चूंकि जब वो लगातार सरकार को चैलेंज कर रहे थे, सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने जो है एक रास्ता निकाला, और जो करबी है और दिमसा को जिला परिषद में स्वायत्ता दे दी गई, पर्सनल ऑटोनॉमी दे दी गई। वहीं जो बोडो जनजाति थी उसको स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि इनकी मांगों को पूरी तरह ना मांगकर काफी हद तक इनको स्वायत्ता देने की मांग कर दी गई। तो जो पहली समस्या थी वो स्वायत्ता से संबंधित थी, जिसमें कि मोटा मोटा अपने को अलग राज्य बनाने की मांग की जाती थी, ताकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके और उनका पूरे उस पर नियंत्रण हो सके। अब चलते पूर्वोत्तर की दूसरी समस्याओं को, जिसको कहते हैं अलगाववादी आंदोलन। बच्चों, अलगाववादी आंदोलन का सीधा सा मतलब होता है अपने आप को अलग करना। मतलब कुछ अलगाववादी लोग ये चाहते थे कि अपने आप को भारत से अलग रखा जाए, वो चाहते थे कि वो भारत में शामिल ना हो, और अपना अलग राज्य मतलब अलग देश बनाया जाए। अलगाववादी आंदोलन किसी भी देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि अलगाववादी का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि वो क्षेत्र के लोग अपने आप को उस देश में शामिल ही करना नहीं चाहते। कुछ राज्यों की स्वायत्ता की मांग को तो संवैधानिक तरीकों से सुलझा लिया गया, परंतु जो सबसे बड़ी समस्या देखी गई वो देखी गई कि कुछ अपने को देश से अलग करने की मांग करने लगे, और ऐसा दो राज्यों में देखने को मिला, जो अपने को मानते कि वो उन्हें भारत में वो अपने आप को शामिल नहीं मानते, और भारत से आधिकारिक रूप से अलग होने की बात करते हैं। तो आइए उन कौन कौन सी समस्या थी, आइए जानते हैं। बेटा, सबसे पहली समस्या जो थी वो थी मिजोरम की समस्या। मिजोरम में जो था वो मिजो असम के अंदर स्वायत्त जिला था, और मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के गुलाम नहीं रहे या भाग नहीं रहे। कहने का मतलब क्या है, जो मिजो लोग थे वो कह रहे थे कि ब्रिटिश ने भारत को गुलाम तो करा रखा था, परंतु हम ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं थे, इसलिए आजादी के बाद भी हमारा भारत से कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी बात करते थे? मिजो लोग बात करते हैं। 1959 में जब इस एरिया में भयंकर अकाल पड़ा, यानी कि हालात विकट हो गए, तो सरकार जो है वहां पे सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाई। बेटो, जब कोई दिक्कत होती है और सरकार जब अच्छे से नहीं कर पाती तो वहां के लोगों को और भी भड़का दिया जाता है। तो जो मिजो के लोग हैं उन्होंने लगा कि ये सरकार जो है, जो भारत सरकार है, वो उनकी सही से हेल्प नहीं कर रही है और उनको अलग समझती है। तो वहां पे मिजो लोगों ने जो है अलगाववादी काम शुरू कर दिए, और उनको लोगों का समर्थन भी मिलने लगा। उस टाइम के जो प्रसिद्ध नेता थे वो लाल डेंगा थे। उन्होंने जो है मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, और 1966 में आजादी के लिए अभियान छेड़ा। यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से अलग होने के लिए एक अभियान छेड़ा। अब चूंकि कोई भारत से अलग होना चाहता है तो उसे अलग तो करेंगे नहीं, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई तो की जाएगी। तो इस तरह से भारतीय सेना ने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करी, पर दोनों के बीच में गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। बेटा, यहाँ कॉन्सेप्ट को जानना ये भी जरूरी है कि गुरिल्ला युद्ध होता क्या है। गुरिल्ला युद्ध का मतलब ये होता है कि एक साथ युद्ध नहीं होता, रह रहकर युद्ध होता है, उसको कहते हैं हम गुरिल्ला युद्ध जो है चलता रहा। पूर्वी पाकिस्तान, अब चूंकि आपको पता ही है बगल में हमारे पाकिस्तान भी था, तो वो जो है इसी मिजो नेशनल फ्रंट को मदद करने लगा, और भारत विरोधी जो गतिविधियां थी उसको जो है अपनी तरफ से जो है सपोर्ट करता रहा। और इस सपोर्ट वहां के लोगों को भी बड़ा नुकसान हुआ। जब कोई कार्रवाई होती है तो आपको पता ही है आम लोगों को नुकसान होता है, और हालात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गए मिजोरम में। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा, क्योंकि मेन व्यक्ति कौन था वहां पे? लाल डेंगा था। तो राजीव गांधी जी जो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल डेंगा से बातचीत करी, और मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और उसको कुछ विशेष अधिकार भी दे दिए गए, और जो लाल डेंगा थे उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर आज हम वर्तमान में बात करें तो मिजोरम काफी शांत क्षेत्र है और विकास के पथ पर अग्रसर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मिजोरम अलग होने की बात करता था भारत से, आज वो बिल्कुल शांत इलाका है। भारत सरकार के द्वारा की गई एक वार्ता के तहत जो है इस समस्या का निदान कर लिया गया, क्योंकि जो वहां पे विद्रोही नेता थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिनका नाम लाल डेंगा था। बच्चों, दूसरी समस्या की बात करते हैं, वो है नागालैंड की समस्या। नागालैंड में भी जो है अलगाववादी आंदोलन चला। अंगपी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों ने 1951 में भारत से अलग होने की मांग की। मतलब ये लोग भी नहीं चाहते थे भारत में शामिल रहे,
भारत सरकार से ये बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थे। कहने का मतलब क्या है कि भारत सरकार इनसे बातचीत करना चाहती थी, तो ये कोई तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो है हिंसक झड़पें होने लगी और विद्रोह बढ़ गया। बाद में जो है भारत सरकार ने किसी तरह का से सुलह करवाई और समझौते हुए, पर समझौता तो कर लिया, पर कुछ लोग जो है इससे तब भी सहमत नहीं थे। यही कारण है कि जो मिजोरम की समस्या है, उसके बाद जो नागालैंड की समस्या आई, नागालैंड की समस्या को पूर्णतः हल नहीं कर पाया, क्योंकि उनको तो समझा लिया गया, पर जो बाकी लोग थे उन्होंने जो है इस बात को नहीं माना। यही कारण है कि नागालैंड की समस्या को पूरी तरह समझाने में, हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये जो लोग थे इनसे तो समझौता हो गया था अंगमी जापू बीजों के द्वारा, पर बाकी लोग जो थे वो जो है इस समस्या को नहीं मानते थे, वो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। कुल मिला के भारत ने तब भी नागालैंड को भारत में पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लिया। तो इस तरह नागालैंड की समस्या को हल किया गया। तीसरी जो समस्या प्रमुख थी वो थी बाहरी लोगों का विरोध। अब बाहरी लोगों का विरोध का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग कौन होते हैं? मान लो एक राज्य में लोग रह रहे हैं, जब दूसरे राज्य से आकर लोग बसने लगते हैं या दूसरे लोग देशों से आगे लोग बसने लगते हैं, तो वो हो जाते हैं बाहरी। पूर्वोत्तर में जो है तीसरी जो इस समस्या यही थी कि भारत के दूसरे राज्यों और पड़ोसी राज्य से लोग आकर बस रहे थे और असम की जनसंख्या को लगातार बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों के ऊपर रोजगार का और अन्य संसाधनों का संकट उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों का मानना था कि बाहरी लोग आ रहे हैं तो उनकी जमीन भी हथिया रहे हैं, उनके संसाधनों को भी हथिया रहे हैं और उनके जो रोजगार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आसमी लोगों को लगा कि बांग्लादेश से लोग यहाँ मुस्लिम बड़ी आबादी में आ रहे हैं, अतः उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाए। यानी कि आसमी लोगों को कहने का था कि बगल में जो लोग हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, वो जो है कहीं ना कहीं भारत में बार बार आए जा रहे हैं और आसम की संख्या में बढ़ा रहे हैं, और आसमी लोगों को लगता है कि अगर यही चलता रहा तो वो खुद अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनके संसाधन जो है वो भी बाहर वाले लोग ले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? आसमी लोगों को लगा कि जो बांग्लादेश की तरफ से लोग आ रहे हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से लोग आ रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। अब 1979 में आंसू जो ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। आपको पता है कि 1971 में जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है बाद में बांग्लादेश बन गया। तो जो यहाँ से वहां का जो स्थानांतरण हो रहा था वो कहीं ना कहीं असम को जो है परेशान करने में लगा हुआ था। असम में लगातार बाहरी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो वहां का जो एक ग्रुप बना जिसका नाम था आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उसने 1979 में बहुत बड़े लेवल पे एक व्यापक आंदोलन चलाया और कहा कि जो लोग भी बाहर से आए हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में ना जोड़ा जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम बाहर से आ रहे हैं, जो बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है लिस्ट में ना जोड़ा जाए। उनकी मांग ये थी कि 1951 के बाद जो भी बाहर से आए हैं, चाहे राज्यों से आए हैं या फिर जो है विदेशों से आए हैं, उनको वापस भेजा जाए। और इसके लिए उन्होंने जो है बड़े लेवल पे आंदोलन छेड़ दिया, और जिसकी वजह से कई जो है हिंसक घटनाएं भी हुई। क्योंकि अगर मान लो बच्चों, अगर बाहर से लोग आएंगे, विदेशों से लोग आएंगे, तो सीधी सी बात है संसाधनों पे दबाव भी बनेगा और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो आंसू ने जो है इस बात को विरोध किया और इसके बात के लिए आवाज उठाई। और 6 साल बाद जो है राजीव गांधी ने जो है आंसू से बातचीत की, वहां के संगठन से बात की और समझौता किया कि 1971 के बाद जो भी यहाँ पे आए हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। यानी कि राजीव गांधी उनकी बात पे सहमत हो गए कि 1971 के बाद, यानी कि बांग्लादेश बनने के बाद जो लोग भी आए हैं उन सबको जो है वापस भेजा जाएगा। अब चूंकि आपको पता ही है आंसू का जो मेन काम क्या था, वो बाहरी लोगों का विरोध था। तो 1985 में जो आंसू ने असम गण परिषद के साथ मिलकर जो है सत्ता में आए, उनका सत्ता यही था कि अगर हम सत्ता में आए तो बाहरी लोगों को जो है भेज दिया जाएगा। परंतु सत्ता तो बदली, पर समस्या काल वही का वही रहा। कहने का मतलब क्या है कि असम गण परिषद जो है कोई बहुत बड़ा व्यापक चेंज नहीं कर पाई। कि अब वो सत्ता में तो आश्रित हुए, पर उसका जो हल था जिसके लिए वो लोगों ने उनको वोट किया था, तो उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। त्रिपुरा में तो हालात ये हो गए थे कि वहां के खुद के जो लोग हैं, मूल लोग हैं, वो अल्पसंख्यक हो गए थे। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी इस तरह की समस्या से आशंकित थे कि कहीं ना कहीं बाहरी लोग आकर उनकी जो जमीन रोजगार को ना हथिया ले। तो इस तरह से अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो तीन प्रमुख समस्याएं हमने देखने को मिली। नंबर एक जो समस्या थी वो थी स्वायत्तता की मांग, यानी कि अपना अलग राज्य बनाने की मांग की गई। फिर दूसरी बात थी अलगाववाद की बात, यानी कि कुछ लोग मानते थे कि वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते और उनको अलग राज्य यानी कि देश बना दिया जाए।
और तीसरी थी बाहरी लोगों की समस्या, जिसमें असम में जो है बाहरी लोगों का आगमन हो रहा था, जिससे कि आसमी जो अस्मिता है वो संकट में पड़ने लगी और उनकी संख्या में कमी होने लगी और बाहरी लोग जो है वर्चस्व में आने लगे। तो उन्होंने इस तरह से विरोध किया। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपने पूर्वोत्तर की समस्याओं को जाना होगा। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पूर्वोत्तर की समस्याओं की तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में व्यापक समझ बनी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहें और आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी कराते रहें और ताकि बोर्ड में आपके 90+ नंबर आए। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।